हम काफ़ी लाभान्वित होंगे। ये चीज़ें हमारे लिए बड़ी प्रेरणादायक सिद्ध होगी। सभी उपस्थित यहाँ पे अतिथिगण और मेहनती स्टूडेंट्स, हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जब शामिल होते हैं, आप लोग स्कूलिंग कॉलेज के बाद आए हो, जो कंटेंट मैटर है वो आप पढ़ कर आए हो अच्छे तरीके से। यहाँ आपको जो सबसे महत्वपूर्ण काम है आपका, वो है आपकी रणनीति क्या रहेगी, स्ट्रेटेजी। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, बीएससी सेकेंड ग्रेड साइंस टीचर भी सिलेक्ट हुआ। उसके बाद में जो मेरा फील्ड है सारा का सारा हिस्ट्री से है। तो हम किसी भी फील्ड में जाएं, हमारे पास अगर प्रॉपर प्लानिंग है तो हम अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ के साथ काम करना है। आपकी जो कमजोरियां हैं आपने उन्हें दूर करना है। क्या पढ़ना है वो आपको बुक्स में मिल जाता है, कैसे पढ़ना है जो भी आपके मेंटोर हैं वो आपको बताएंगे। क्या प्रत्येक बच्चे के लिए अलग से रणनीति होती है, क्योंकि हर एक बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस अलग अलग होते हैं। हर बच्चे के लिए रणनीति अलग होती है। कई बार हम सोचते हैं कि उस फलां व्यक्ति के या फलां टीचर के नोट्स बहुत अच्छे हैं, नहीं, प्रत्येक बच्चे की ज़रूरत अलग होती है तो उसके नोट्स भी अलग होंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मान लो मेरे लिए बहुत कॉमन है। अब मैं नोट्स बनाऊंगा आज की स्थिति में, तो मैं एक कंटेंट है उसके 1 पेज में नोट्स बनाऊंगा, आप बनाओगे 10 पेज में बनाओगे, तो ये बहुत फ़र्क पड़ता है। जो आपके मेंटोर हैं, जो आपकी कोचिंग में जो स्टाफ आपका, वो आपका वीकली या मंथली टेस्ट लेता है। वहाँ से आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको एनालिसिस किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है कि आप कौन कौन से कंटेंट या टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। फिर हमें उनमें इम्प्रूवमेंट करना होता है। सबसे बड़ी चीज़ यही है कोचिंग की। आज आप गेम्स में देखें तो कोई विराट कोहली को बैटिंग नहीं सिखा सकता, कोई भी कोच, लेकिन क्या है कि उसकी वीडियो देख के वो कहाँ पे आउट हो रहा है, उसके ऊपर कैसे काम करना है। तो कोचिंग सिर्फ यही काम करेगी। आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 3D स्ट्रेटेजी, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिलीजेंस। आपका अनुशासन, आपका समर्पण और आपकी लगन, ये 3 चीज़ें हैं जो आपको सफलता के शिखर तक ले जाएंगी। आप किसी भी फील्ड में जाएं, कोई भी सब्जेक्ट चूज कर लें, अगर आपका समर्पण है, आपके अंदर डिसिप्लिन है। एक बच्चा 2 दिन पढ़ता है 12 से 14 घंटे और आगे 3 दिन वो बुक नहीं उठाता है। इसकी बजाय आप 3 या 4 घंटे का शेड्यूल बनाएं पूरे दिन में भले ही, लेकिन कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अनुशासन जो है आपका, खुद के साथ आपने कठोरता से पेश आना है। कोई भी आपका टारगेट है, छोटे छोटे टारगेट सेट करें, एक यूनिट बनाएं, एक लेसन लें, उसको निर्धारित समय में पूरा करें। दूसरी चीज़ आती है कि आप स्टडी करते हो लगातार, सिलेबस 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपको प्रतिदिन कम से कम 50 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व जरूर करने चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो आपके परफॉर्मेंस पे बहुत ही ज़्यादा असर डालती है। अगर आप पढ़ोगे 1 बार 2 बार 3 बार सिलेबस, आपको लगेगा आपको आ रहा है, बोर भी होने लग जाते हो, लेकिन जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि गलतियां कहाँ हो रही है। और असल में हम जब गलतियां करते हैं तो हम ज़्यादा सीखते हैं। जो बच्चा जितनी कम गलतियां करता है वो उतना कम सीखता है। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाए, बाज़ार में इतनी बढ़िया हो सकता है बुक्स आपको न मिले क्वेश्चन आंसर के लिए। बात के अंदर जितनी भी PSCs हैं वहाँ कंपटीशन होते हैं, साइट पे पेपर मिल जाएंगे, पेपर डाउनलोड करें, सॉल्व करें। इसके अलावा बहुत सारी ऑथेंटिक जो है ऐसी पब्लिकेशंस हैं जिनके क्वेश्चन आंसर बहुत बढ़िया मिल जाते हैं। यूथ पब्लिकेशन है, अरिहंत है, या घटना चक्र के बहुत सारे एडिशंस आते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, पॉलिटिकल का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, करंट अफेयर्स का। तो आप वहाँ से प्रतिदिन कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डालें। आपके जो है परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आएगा। आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो प्रत्येक बच्चे के हिसाब से आप अपने मेंटोर से डिस्कस करें,
सिर्फ क्लासरूम टीचिंग तक सीमित न रहें। हर टेस्ट के बाद आप अपने मेंटोर से मिलें, उनसे चर्चा करें, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं या कुछ ऐसे कंटेंट हैं जहाँ पे आप बार बार गलतियाँ कर रहे हो, तो उनके लिए आपको अगर क्लास भी लगानी पड़े तो आप लगाएं। रेफरेंस बुक्स पढ़ें अच्छी, ज़्यादा बुक्स पढ़ने की बजाय सेलेक्टिव बुक्स का चयन करें। 1 या 2 बुक्स पढ़ें आप, एक बाज़ार में नॉर्मल जो गाइड चल रही है, और एक रेफरेंस बुक सफिशिएंट है, उसको बार बार पढ़ें, बजाय इसके कि 5 या 6 अलग अलग पब्लिकेशन की आप बुक पढ़ें, क्योंकि उससे जो है थोड़ा थोड़ा आपका मैटर डिफरेंट होते होते जो आपका सिलेबस है वो बहुत लेंथी हो जाएगा। और एक से दूसरी बुक में जब जाते हैं तो डिफरेंस जो है वो 5 से 7% बड़ी मुश्किल से आता है। आप जिस दौर में हो, प्रतियोगिता के जिस दौर में हो, वहाँ पे आपको बाज़ार में, जैसे यहाँ स्वाद है, ऐसे भी बहुत सारी बुक्स पब्लिश हुई हैं। हर एक जो आज टीचर काम कर रहा है कोचिंग में, वो अपने अपने लेवल पे बुक्स लिख रहे हैं, तो बहुत ही सिलेक्टिव मैटर आपको उपलब्ध है। जब 2007-8 में हमने शुरू किया था, उस समय बाज़ार में किताब नहीं मिलती थी। 2 किताबें आती थी राजस्थान जीके की, एक लक्ष्य और एक दिशा पब्लिकेशन की, चॉइस नहीं थी। आज जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं लोग, ऑनलाइन या ऑफलाइन, उन सबका एक्सपीरियंस है 4-4, 5-5 पोस्ट का, तो उन्होंने इतना मैटर को फिल्टर कर रखा है कि आपको ज़्यादा मैटर पे काम करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आपको अपने अपने नोट्स, व्यक्तिगत नोट्स हैं, वो फिर भी बनाने चाहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए कॉमन चीज़ें होती हैं, वो दूसरे के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो सकती हैं। आप नॉर्मली पेपर देते हो, टेस्ट देते हो, एक चीज़ का आपने फेस किया होगा कि आपने 5 या 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत आसान थे और आपने गलत कर दिए। ऐसा होता है क्या? ये कारण होता है, हम जो सामान्य चीज़ है उसको छोड़ देते हैं, हल्के में ले लेते हैं। हर बच्चे की अलग अलग जो है कमजोरियां और स्ट्रेंथ होती हैं, आपको उन पे काम करना है। आप कैसे करोगे इन वीकनेस को दूर? सर कितने टाइम से टेस्ट होता है यहाँ पे? हर दिन। बहुत अच्छी बात है। मैं यही कहता हूँ कि आप कंटेंट पढ़ें, हाँ जो आपको समझ में नहीं आए वो अपने टीचर से डिस्कस करें। ऑनलाइन मटेरियल बहुत मिल जाता है आजकल, तो आप जहाँ से मर्जी, आप इस देश के अंदर जो बढ़िया से बढ़िया फैकल्टी है वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल है इजीली। आप हिस्ट्री में जाएंगे आपको मणिकांत सर मिल जाएंगे, रजनीश राज सर मिल जाएंगे, पॉलिटिकल में जाइए आप, हर जगह आपको मैटर मिल जाएगा। कोई आपके 2-4 टॉपिक अगर क्लियर नहीं है तो वो वहाँ से हो सकते हैं। लेकिन सूरतगढ़ जो अपना शहर है पूरे राजस्थान में अगर प्रसिद्ध है तो वो इसी कारण है कि हर एक जगह कोचिंग में कंटेंट पढ़ाया जाता है, टेस्टिंग नहीं होती। जो टेस्टिंग का लेवल है सूरतगढ़ में, वो बाकी सभी कोचिंग से बहुत डिफरेंट बनाता है हमें। इसलिए आप बहुत अच्छी जगह बैठे हो, बहुत बढ़िया तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। प्रतिदिन आप टेस्ट में शामिल हों, और जो आप घर पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो उसमें थोड़ा सा आप चेंजेस करें। आप मान लो एसएसटी की तैयारी कर रहे हो, आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो सेल्फ स्टडी में, तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉलिटिकल की कीजिए, क्योंकि 15 से 20 दिन का गैप आएगा तो आपकी मेमोरी और आपकी अंडरस्टैंडिंग दोनों की टेस्टिंग अच्छे तरीके से होगी। अगर आपने कल कंटेंट पढ़ा और आज आप उसकी अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, और वो आपको गलतफहमियां भी दे सकती है। क्योंकि अगर हमारे 75 और 80% क्वेश्चन सही होंगे तो हम थोड़ा ढीले भी पड़ जाएंगे तैयारी में, समय कम देंगे, फिर हमारा मन भी भटक सकता है कि मैं इसकी भी और तैयारी कर सकता हूँ। लक्ष्य अपना निश्चित रखें, जहाँ भी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप पीजी हैं तो आप फर्स्ट ग्रेड पे अगर फोकस कर रहे हैं तो वहाँ पे काम कीजिए। एक चीज़ और बताता हूँ, थर्ड ग्रेड में कंपटीशन आज सबसे ज़्यादा है, फर्स्ट ग्रेड में उससे बहुत कम है। कॉलेज लेक्चरर में जाओगे कंपटीशन है ही नहीं, कंपटीशन है ही नहीं। वहाँ पे बहुत लिमिटेड लोग हैं जिनके बीच में कंपटीशन होता है, और उस दौड़ में आप शामिल हो सकते हो अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, समर्पण है। 6 मंथ का कंटिन्यू अगर आपका समर्पण है तो आप स्कूल लेक्चर या कॉलेज लेक्चर में इजीली सेलेक्ट हो सकते हो। कंटेंट वही रहता है, ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आते। ऊपर जब जाते हैं तो अब आप फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर लो, आप साइंस भी पढ़ोगे, मेरे ख्याल से 12 सब्जेक्ट है शायद, सर 12 है ना फर्स्ट पेपर में, 10-11।
और कॉलेज लेक्चर में क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक राजस्थान है, दो ही चीज़ें। बहुत ही सिलेक्टिव काम होता है। आप कंसेप्ट क्लियर करें, याद करने के बजाय जो भी आपके कंटेंट उनको कोरिलेट करें। एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से जुड़ा होता है, एक सब्जेक्ट की एक यूनिट दूसरी यूनिट से जुड़ी होती है। आप इतिहास में जाएंगे, आप कंपैरेटिव स्टडी की मैं बात ज़्यादातर करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ। आप जैसे कहते हैं ना, ये पेंसिल छोटी है या बड़ी है, बता सकते हैं क्या आपने? एक पेंसिल का नहीं बता सकते, लेकिन दो होंगी तो हम बता सकते हैं ये छोटी है ये बड़ी है। ये कंपैरिजन है। आपने प्रशासनिक व्यवस्था पढ़नी है, मान लीजिए, मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ ज़्यादातर, मैं उसके टच में ज़्यादा रहा हूँ थोड़ा सा। आज जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, हम पढ़ते हैं कि जो मौर्य काल में प्रशासनिक व्यवस्था थी लगभग वही हम आज कर रहे हैं, हमारे देश में चल रही है। तो फिर क्या चेंजेज आए बीच में? थोड़ा थोड़ा बदलाव आता है, बेस वही है, नीचे नींव भरी जाती है, उसके बाद में ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती है। आप अलग अलग पढ़ोगे, आप मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ी, आप उसका टैक्सेशन सिस्टम पढ़ते हो, आप उसका समाज पढ़ते हो, सोसाइटी पढ़ते हो, फिर आप गुप्त काल में जाते हो, फिर आप सल्तनत पीरियड में आते हो। इसकी बजाय क्या हो, आप एक प्रशासनिक व्यवस्था लें, आप मौर्य काल में भी पढ़ें, गुप्त काल में भी पढ़ें, आप सल्तनत में पढ़ें, आप मुगल पीरियड में पढ़ें, चारों जगह प्रशासनिक व्यवस्थाएं पढ़ें, तो आपको समझ में आएगा कि वो सेम वही चीज़ें थी, थोड़ा सा बदलाव आया है। आज हमारी जो राजस्व संग्रहण की व्यवस्था है वो कहाँ से है अभी, उसका बेस क्या है? क्या बेस है सर? ग्राम जो शेरशाह सूरी के काल में शुरुआत हुई थी, आज उसमें थोड़ा बहुत चेंजेज आया है। जब हमें एक जगह कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और उसमें सुधार क्या हुए हैं, तो आपकी गलतियां मिनिमाइज हो जाएंगी। आपके नेगेटिव मार्किंग जो होती है, इसका मैं यहाँ एक बात और आपके साथ मैं मेरी रणनीति बताता हूँ। मेरा क्या मानना है कि हम जो बच्चा ये समझ जाता है, देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100% आपके लिए नहीं होता। जैसे सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, 100 अंक होते हैं, तो सीढ़ियाँ चढ़ने के भी कुछ पॉइंट होते हैं, कहाँ पे सांप भी होता है जो आपको काट लेता है, आपको वापस आना पड़ता है। अगर हमारे पास वो डाइस नहीं हो फेंकने वाली और चॉइस हो, तो क्या आप उस सांप के ऊपर मुंह रखोगे? पैर नहीं रखोगे। एग्जाम में भी सेम यही चीज़ होती है। जिस स्टूडेंट का ये कंसेप्ट क्लियर है कि मेरे को ये क्वेश्चन छोड़ना है, इसको नहीं करना, समझ लिए आपने 20% स्कोर ज़्यादा कर लिया। सिलेक्टिव होना आपको पड़ेगा, आपको छोड़ना आना चाहिए क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन आपके लिए नहीं बने होते। नॉर्मली जो पेपर सेटिंग होती है तो ये होता है कि 50 to 60% क्वेश्चन जो होते हैं ऐसे डिजाइन किए जाते हैं जो सभी स्टूडेंट अटेम्प्ट करेंगे या सभी स्टूडेंट को अटेम्प्ट करने चाहिए। उसके बाद में कठिनाई का लेवल बढ़ता है 10% पे जाके, और अंतिम 15 से 20% क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए नहीं होते, वो आपके निर्णय लेने की क्षमता के लिए जांचने के लिए होते हैं कि आप छोड़ सकते हो क्या। कुछ चीज़ें हमारे लिए नहीं होती है ना, तो हमें वो छोड़नी होती। जिस स्टूडेंट को क्योंकि नेगेटिव हमारे वहीं पे होंगे, हमने अगर वो क्वेश्चन छोड़ दिए, मैं ये कहता हूँ कि आप 4 ऑप्शन होते हैं अपने, 2 ऑप्शन ने आपने रॉन्ग कर दिए, 2 में कन्फ्यूजन है, आप क्वेश्चन कर दो 10, कभी आपको नुकसान नहीं होगा। 99 पॉइंट टाइम आपको जो है 99 टाइम आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, आपको 1 या 2 मार्क्स का फायदा ही होगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर आप करते हो जिसमें आपको चारों ऑप्शन का कोई पता नहीं है और वहां आप अगर कोई आइडिया लगाते हो, मेरे ख्याल से आइडिया तो क्या होता है फिर वो तुक्का ही नहीं। तुक्का तो मैं ये मानता हूँ 2 ऑप्शन में लगाया आपने, 2 ऑप्शन का तुक्का होता है, वो तो ब्लाइंड गेम है, आपने खेल दिया, आंख मूंद कर खेल दिया। तो ये आप सीख जाओ अगर कि क्वेश्चन छोड़ना कौन सा है और उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए आपका। आप अगर कोई तुक्का मार रहे हो तो मैं ये कहता हूँ तुक्का मारने का भी ये सिस्टम है, 4 ऑप्शन है, आपको सही नहीं पता है, गलत ढूंढ लो, 2 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। डेफिनेटली आप ऐसे क्वेश्चन आपको 15 से 20 मिल जाएंगे जिनके ये तो पता है भी ये 2 तो ऑप्शन नहीं है, अब 2 बच गए, उन 2 ऑप्शन वाले क्वेश्चन को आप डेफिनेटली कीजिए। और अगर आप प्रैक्टिस करते हो, आप एक टेस्ट दे के जाते हो, टेक्स्ट का कलेक्शन करते हो क्या आप, टेस्ट का फाइलिंग करते हो, उसमें आप लगाया करो, थोड़ा आप पेपर अटेम्प्ट करते समय लगाया करो कि आपने फर्स्ट साइट में क्वेश्चन पढ़ा और उसका एकदम आंसर दे दिया। वो कितने क्वेश्चन थे, डबल ऑप्शन वाले कितने आपने क्वेश्चन किए हैं। हर पेपर में अगर आप 20-20 क्वेश्चन है, आप स्टैटिस्टिक्स बनाएं
आंकड़े कलेक्ट करें। आप 20-25 टेस्ट के बाद एक एनालिसिस करना, एवरेज निकालना। प्रत्येक स्टूडेंट का एक रेशो आता है कि अगर वो 10 क्वेश्चंस कर रहा है ऐसे 2 ऑप्शन वाले, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी एवरेज आएगी 6 से 7, कुछ की आएगी 5 से 6, कुछ की आएगी 4 से 5। यानी कि आपको कितना रिस्क ले सकते हो आप पेपर में, ये आपके सामने क्लियर है। ये मेरे फर्स्ट कंपटीशन में मैंने करके देखा था, 20 से 25 मॉडल पेपर, और मेरा जो रेशियो आता था इसमें 6 से 7 का आता था, और मैं हमेशा इसमें पॉजिटिव रहा हूँ। मेरी थ्योरी जो है वो ये है, मैक्सिमम क्वेश्चंस कीजिए, मैक्सिमम मार्क्स पाइए। लेकिन मैक्सिमम करेंगे कहाँ पे, वो हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है अभी मैंने कह दिया मैक्सिमम आप 100 में से 100 ही कर दो। मैक्सिमम का मतलब है आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप काम करें। क्वेश्चंस 10-12 अपने को छोड़ने, लगभग हर पेपर में होता है ये, 15 क्वेश्चन तक छोड़ने ही पड़ते हैं अपने को। बाकी करने को तो आप कर सकते हो, OMR आपके हाथ में, पेन आपके हाथ में, कोई रोक नहीं सकता आपको। लेकिन पेपर सेटर ने जो रास्ता तैयार किया है ना, वो ये किया है। वहाँ आपको ये 15 क्वेश्चन जिसको छोड़ने आ गए, वो बच्चा 5 नंबर प्लस में चला जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। एक ना कंटेंट के बारे में बड़ी दिक्कत आती है कि 1 या 2 टॉपिक आपको अगर नहीं मिलते ना, तो आप परेशान हो जाते हो। होते हो क्या? छोड़ दो। अगर आपके पास समय नहीं है, बढ़िया कंटेंट है, छोड़ दो। 100 तो अपने पास है ही नहीं। सिलेक्शन जनरल मेरिट जो है 65 to 70 मान लेते हैं, अगर कम वैकेंसीज हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं है। 10% आप गलतियां करते हो, 15% क्वेश्चन आपके लिए होते नहीं है, 5% ऐसा कंटेंट आजकल हालांकि होता नहीं है कि आपको मैटर मिले नहीं, फिर भी मान लेते हैं अपने, या आपको समझ में नहीं आया बिल्कुल ही। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कभी हमें समझ में नहीं आए, मेरे साथ भी ऐसा होता था। अभी मैं बात कर रहे थे, मैं सर को बता रहा था कि मैंने हिस्ट्री में आज तक, हम 4-5 दोस्त हैं, हमने 8वीं से 12वीं सदी का भारत का जो इतिहास है वो कभी नहीं पढ़ा। हम उसमें से क्या क्या फिल्टर कर लेते हैं 2 या 3 पेज का। कारण क्या है कि उसमें आपको अलग अलग जो है 17 से 20-25 राज्यों के बारे में पढ़ना पड़ता है, और क्वेश्चंस आते हैं 4 या 5। तो हम पहले ही फ्री हो जाते हैं, 5 ही छोड़ देंगे। वो मेरी स्ट्रेंथ है, जरूरी नहीं आप छोड़ो उसको, आपको कोई और टॉपिक हो सकता है ऐसा। आप कंपैरेटिव पढ़ना सीखें, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे आप पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं, चाहे आप साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस तो खैर कंपैरिजन के बिना चलती नहीं है, इसलिए मेरा ये मानना होता है कि जिनका साइंस बैकग्राउंड है, वो कोई भी सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। याद करने के बजाय आप अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दें। जीवन में अनुशासन जो है वो सफलता का पहला और अनिवार्य हिस्सा है हमारा। आप अनुशासन खुद के साथ बरतें। जितना आपका टारगेट निश्चित है, चाहे आप कहीं आज शादी में गए हैं, आप बीमार हो गए, लेकिन आपने 3 दिन में 1 यूनिट करने का टारगेट रखा था, तो अगले दिन आप अपनी 2 घंटे नींद कम करें या कुछ भी करें, लेकिन समय पे आप अपना काम पूरा करें। खुद के साथ कठोरता से पेश आएँ, टारगेट छोटा सेट कर लें, लेकिन समय पे करें। ये हमारा अनुशासन है। समर्पण क्या है कि आपको अपने विषय के साथ, आपको जो भी आपका गाइड है या मेंटोर है, उसके प्रति आपका समर्पण का मतलब ये है, जो भी आपको कार्य या कंटेंट या टेस्ट के लिए जो मटेरियल दिया जा रहा है, आप उसको पूरा पढ़ें, अच्छे तरीके से करें। आपका समर्पण अपने समय के साथ हो, अपनी स्टडी के साथ हो। और तीसरा आता है डिलीजेंस, लगन। आपकी लगन जो है आपको बहुत ऊपर तक ले जा सकती है। आप अभी पिछले 5-7 साल को छोड़ दें, तो पुराना जो टाइम है, जो बढ़िया बच्चे होते थे ना, वो साइंस लेते थे, वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाते थे, ठीक है। जो कम पढ़े लिखे होते थे, वो फिर नीचे वाली पोस्ट क्लरिकल में, पटवारी है, ग्राम सेवक है उसकी। तो बीच वाले एवरेज बच्चे होते थे ना, 55 से 60 वाले, वो पता है क्या बनते थे? वो या तो IAS बनते थे या RS बनते थे, जो एवरेज बच्चे थे। तो ये फर्क है। जो बढ़िया बच्चा था, जो IAS बनना चाहिए था, उसने क्या किया? उसने लाइन अलग लिया, लेकिन वो भी पहुंचते हैं अपने समर्पण से, अपने अनुशासन से, अपनी लगन से। आपका जज्बा, आपकी जो स्ट्रेटेजी है और आपका जो अनुशासन है, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस मामले में सूरतगढ़ पूरे राजस्थान में बेस्ट है। 2-3 संस्थान अपने यहाँ पे चल रहे हैं,
लोग आरएस की कोचिंग दिल्ली से करते हैं, जयपुर से करते हैं, लेकिन लास्ट में कहाँ आते हैं? सूरतगढ़ आते हैं। और किस लिए आते हैं? सिर्फ टेस्ट, रिटन टेस्ट के लिए। ऑफलाइन टेस्ट का ऐसा सिस्टम पूरे राजस्थान में आपको किसी कोचिंग में नहीं मिलेगा, कहीं भी। आप कलाम में जाएं, आप उत्कर्ष में जाएं, आप कहीं भी जाएं। इवन दो मेरे ख्याल से स्प्रिंग बोर्ड में भी इतनी बढ़िया नहीं है प्रॉपर चीज़ें जितनी अपने यहाँ चलती हैं। तो आपके यहाँ पे प्रतिदिन टेस्ट हो रहे हैं, वीकली भी है सर, और मंथली मेजर टेस्ट जो होता है उसमें मेरे ख्याल से आपने सिलेबस का लगभग अलग, हाँ, उसका पहले यूनिट जारी की जाती है। और बीच में इनके जो टॉपिक ऐसे आ जाते हैं जो जिनके इनके कंसेप्ट क्लियर नहीं, उनकी क्लासेस भी हो जाती होंगी कभी कभार। फर्स्ट पेपर की करवा ओनली फर्स्ट पेपर। साइंस वाली। तो आप लोगों की कोई क्वेरीज हैं, कुछ मेरे से आप पूछना चाहते हो? मेरा अनुभव मैंने आपको बताया, साइंस का स्टूडेंट था। इनका पर्सन मुझे याद आ गया कि कौन सा है कि सर एक साथ इतनी नौकरियां लग कैसे गए आप? ये पूछेंगे कि इसका की कुछ जादुई चीज है क्या? ऐसी कुछ जादुई चीज़ मैंने आपको एक ही बता दी, डिसिप्लिन, अनुशासन जो है वो ज़रूरी है। अगर आप लोग इसको नेगेटिव वे में न लें, यानी कि नेगेटिव वे का मतलब इसको आप मान न लें, तो मैं बता दूं मेरी सीटिंग दिन में 3 से 4 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। लेकिन मैंने 2 साल पहले किताबें छोड़ी हैं, चाहे कंपटीशन है या नहीं है, मैं रूटीन में पढ़ता रहा हूँ, और नहीं तो नॉवेल ही पढ़ लिया। क्योंकि जो बुक्स है ना, उनका विकल्प अपने जीवन में कहीं नहीं है, न ऑनलाइन न कुछ भी नहीं कर सकते आप। बुक्स हैं वो अल्टीमेट हैं, उसका कोई विकल्प आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो बुक्स पढ़ें, अच्छी पढ़ें। नियमित अध्ययन का मतलब यही है, आपके कंपटीशन आ रहे, आप तो भी स्टूडेंट हो तो आपके पास तो इतना समय नहीं होता है। मैं इन सर्विस में हूँ, रुचि थी शिक्षा विभाग के अलावा मैंने कभी किसी जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं किया आज तक। जब मैं बेरोज़गार था तब भी नहीं किया, अभी नहीं किया। हाँ, लेकिन अभी भी इन 2 साल में भी क्या है, मेरी पोस्टिंग प्लेस लगभग दूर रहा है, तो 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को मेरा ट्रैवलिंग टाइम रहता है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं अगर मेरे साथ में कोई गाड़ी ड्राइव करने वाला मिल जाता है तो मैं मोबाइल में नॉवेल डाउनलोड रखता हूँ, मैं वो पढ़ लेता हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से भी सीखने को मिल जाती हैं। आप कुछ भी काम कीजिए। मैं आपको एक बताता हूँ, नेट के एग्ज़ाम दिए क्या आप लोगों ने? नेट हिस्ट्री में किसी ने अगर दिया है तो नेट इस बार अच्छा है अपना, 60 बच्चों को गए। तो वहाँ ना 5-6 साल एक लगातार क्वेश्चन आता था मुगल पीरियड में, मतलब मुगल परिवार से रिलेटेड था। छोटे छोटे अपने घरों में रीति रिवाज होते हैं कि जी अकबर की माता की मृत्यु हुई थी, एक बार क्वेश्चन आया था, तो किसने मुंडन करवाया था। एक बार ये आया था कि वो मुगल हरम की महिलाएं जो हैं वो मक्का की यात्रा पर गई थी, तो उसका नेतृत्व किसने किया था। 4 ऑप्शन दे दिए, 2 उसकी बीवियां थी अकबर की, एक उसकी माता थी और एक और कोई मेंबर था। तो डेफिनेटली जो उसकी माता है वो ही करेगी। अब ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं किताब में नहीं मिलेंगे। मेरे ख्याल से नेट में सर अभी तक ट्रेड नहीं टूटा होगा। इरफान हबीब का क्वेश्चन हर बार आता है, वो फिक्स है उनका जी। इरफान हबीब का एक क्वेश्चन फिक्स आता है, उस एक क्वेश्चन के लिए आप इरफान हबीब नहीं पढ़ सकते। मैं अभी जो कह रहा था ना, कुछ छोड़नी होती हैं चीज़ें, वो यहाँ आती है। एक क्वेश्चन आता है नेट में, हर बार आता है, और कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो मैंने आपको अभी बताई कि हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो। अब वो किसी किताब में थोड़ी लिखा है, वो हमें समझना है। उसमें मुंडन का क्वेश्चन है तो अपने कौन करवाता है? समझ का आ गया बस, सिर्फ समझ आपकी कितनी है, मतलब समझ से कि तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। एंशियंट में बहुत सारी चीज़ें, आजकल पीरियोडिक जो है सीरियल चलते हैं। मैं आपको टीवी की बात बता देता हूँ। मैंने जो फर्स्ट टाइम नेट किया था तो ये टीवी सीरियल ने मेरे 3 क्वेश्चन सही करवाए थे। देखो आप कहीं से भी कर सकते हो। उसमें क्या है कि क्वेश्चन आया था भवभूति की रामायण से संबंधित था। तो भवभूति की रामायण पे एक आजकल भी टीवी पे सीरियल चल रहा है, सिया के राम। वो कंप्लीटली भवभूति की रामायण पर। आप रामानंद सागर की रामायण और उसमें तुलना करोगे तो दोनों का जो मुख्य कैरेक्टर है वो बदल जाता है। रामानंद सागर में मुख्य कैरेक्टर कौन है? राम है। और सिया के राम में जो है वो भवभूति की रामायण, उसमें सीता है मुख्य कैरेक्टर। डिफरेंस आ गया, और वहीं से अप्रोच बदलती है, वहीं से अप्रोच बदलती है। आप कहीं से भी सीख सकते हैं। आप बुक्स पढ़ रहे हो, वहां से सीखोगे बहुत सारी चीजें। नियमितता जो है आपके अध्ययन में जरूरी है। आप समय 8 घंटे के बजाय चाहे 7 घंटे का शेड्यूल बनाएं, लेकिन उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ये नहीं है आज सर्दी ज़्यादा है
उठे नहीं। मैं कभी भी मेरी लाइफ में सुबह 5:30 कभी नहीं बजे, मैं उससे पहले उठ जाता हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी अलार्म नहीं लगाया, घड़ी में अलार्म। चाहे मैं 4 बजे सोऊंगा तो भी मुझे 5 बजे उठना है, तो अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें सारी चीज़ें हैं, उसमें बायोलॉजिकल अलार्म होता है। अगर आप अपने साथ पूरे डिसिप्लिन्ड हैं, डेफिनेटली आपको होता है। मेरे ख्याल से सर ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकता है कि आपको सुबह 5 बजे जाना है तो जाग आधा घंटा पहले ही आती है। ये आती है आपकी नियमितता से, आपकी लगन से, आपके समर्पण से। आप कुछ भी, मैंने आपको बताया मैं साइंस फील्ड से था, मैं हिस्ट्री में आया, तो हमारी अप्रोच और हमारी स्ट्रेटेजी है वो इसमें महत्वपूर्ण है। कोई सामान्य बच्चा जब जन्म लेता है तो अप्रोक्सीमेटली जो है इंटेलिजेंस बाई बर्थ साथ लेके आते हैं, लगभग सबकी एक जैसी होती है। बाद में वो यहाँ जीवन में अपने स्किल में विकास करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से सीखते हैं। आप किस तरह के वातावरण में रहते हो, किस तरह की आपकी स्कूलिंग है, किस तरह के एनवायरनमेंट में आप कोचिंग कर रहे हो, आपका फ्रेंड सर्किल क्या है, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण आपके लिए। अभी सर से हम बात कर रहे थे, हम 6 फ्रेंड हैं, हिस्ट्री के कॉलेज लेक्चर तक के इंटरव्यू में गए हम। सबकी पहले अटैम्प्ट में नेट थी, सबकी पहले अटैम्प्ट में स्कूल लेक्चर था, वो सारे के सारे साइंस बैकग्राउंड से। कुछ भी असंभव नहीं है अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय है, आप अपने संकल्प के प्रति प्रतिबद्ध हैं, अनुशासित हैं, समर्पण है आपका, तो कहीं भी आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सके। सर ने क्वेश्चन पूछ लिया, आप पूछ सकते हैं। किसी के मन में कोई भी जिज्ञासा हो, दुर्गा पूछना चाह रही है। दुर्गा जो जोधपुर से है, और आपके भाभी सा लगे क्या, यहाँ से खड़े हुई है एक बार, तो ये भी अपने आप में मोटिवेशन हमें कहाँ से मिल सकता है? दुर्गा आपके कैसे भाभी सा है ना? हाँ, तो इनके भाभी सा है जो पहले यहाँ फर्स्ट बैच के विद्यार्थी थे, तो वो सेलेक्ट हुए, तो परिवार में ये भी हो गया कि ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं बताइए बेटा। डिमोटिवेट हो जाते हैं, जैसे कभी कम नंबर आते हैं तो सोचते हैं। मैंने अभी क्या कहा था, आप अपनी गलतियों से सीखें। आपने गलतियां की है ना, पेपर आपने दिया, मार्किंग हुई, आपने घर जाके उसको एनालाइज किया क्या, मेरी कहाँ गलतियां हुई? अब वो क्वेश्चन या उस कंटेंट से संबंधित क्वेश्चन फिर दोबारा कभी टेस्ट में आएगा, देख लेना आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने एनालिसिस किया है, उसका विश्लेषण किया है अच्छे से। गलतियां हमें जहां ठोकर लगती है, एक जगह ठोकर लग जाती है ना, दोबारा हमें ठोकर नहीं लगती है वहां पे कभी भी, अगर हम उस रास्ते को याद करें, अगर हम उस रास्ते को समझें। डीमोटिवेट होने की कोई थ्योरीज नहीं होती है। डीमोटिवेट हम तब होते हैं जब हम दूसरों से तुलनाएं करते हैं। आप अपने आप में इंडिविजुअल डिफरेंसेस लेके पैदा हुए थे, आपकी और उनकी जो है स्ट्रेंथ अलग अलग है, वीकनेस अलग अलग है, तो एक बार नंबर कम आए, दूसरी बार ज़्यादा आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। उसको न सोचे, परिणाम को न सोचे, परिणाम से सीखें, गलतियों से सीखें। गलतियां आनी चाहिए। अभी गलतियां नहीं करोगे तो एग्जाम में गलतियां होंगी डेफिनेटली। जो गलतियां पहले कर लोगे तो बाद में नहीं होंगी। मैं तो ये कहता हूँ, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैंने कहा था 50 क्वेश्चन, आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है ना, उसके भी क्वेश्चन करके देखो। आप थ्योरी भी तो पढ़ते ही हो, आप क्वेश्चन पढ़िए, आपको टिक लगाइए पहले उसका, फिर उसके आंसर देखिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने जो सिलेक्ट किया था वो ऑप्शन सही है। उसके पीछे आपका रीज़न होगा, आपने पढ़ा हुआ है, या आपने कभी स्कूलिंग में पढ़ा था, कॉलेज में पढ़ा था, या अखबार में पढ़ा था, तो डेफिनेटली ये चीज़ें आती। जितनी आप गलतियां करोगे उनसे तो आप सीखिए। मैं कहता हूँ आप भाग्यशाली हो, आप सूरतगढ़ में इसलिए गलतियां कर रहे हो। आप जयपुर में होते तो आप गलतियां करते ही नहीं, क्योंकि वहाँ 3 महीने कोचिंग होती है, उसके बाद में 1 या 2 टेस्ट होते हैं, तो वहाँ गलतियां होती नहीं है। गलती सीधी एग्जाम में होती है। आप वहाँ से कोई बैटल में उतरते हो और जाते ही शहीद हो जाते हो। यहाँ आप रोज बैटल में उतरते हो। यहाँ सूरतगढ़ में अगर आप ये सोच रहे हो तो मेरे ख्याल से अभी आप पूरे इस कंसेप्ट को समझें दोबारा कि ये जो टेस्ट हैं ये आपको आपकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट लाने के लिए है। नेक्स्ट, और कोई विद्यार्थी के मन में कोई जिज्ञासात्मक पर्सन हो? हाँ जी, हाँ यहाँ आ जाइए आप मेरे पास में, वहाँ वॉइस नहीं आएगी, मेरे पास आ जाइए। फोटो भी तो है आपकी, गांव वाले देखें। क्या नाम है आपका? हाँ, तो देखे कि पंकज आज यूट्यूब पे आए,
आओ मेरे पास में आओ, है ना। कहाँ से, कौन से गांव से हो? सर मैं ब्यावर के जैतारण तहसील से हूँ। ब्यावर अजमेर, तो जैतारण अजमेर में चला गया। हाँ सर, डिस्ट्रिक्ट बना दिया ना ब्यावर को अब, अच्छा वो अलग, तो इसलिए हो वो गए। साथ में संशय भी चल रहे हैं, कहीं अपने वाला तो नहीं है उसमें। सर मेरे 2 क्वेश्चन थे आपसे। एक तो ये था कि सर हमेशा पर डे अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें, क्योंकि सर हम जब पढ़ते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अब थोड़ा रुक जाएं, या हमेशा अपने आप को मोटिवेट कैसे करें। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर जैसा अभी आपने पहले बताया था कि मैंने आज तक सिर्फ टीचर के ही एग्ज़ाम दिए हैं, तो सर हम जैसे मैं सेकंड ग्रेड के लिए आया हूँ, तो सर क्या सिर्फ मैं टीचर का ही एग्ज़ाम दूँ या आरपीएससी के दूसरे एग्ज़ाम भी दूँ तो क्यों दूँ, और नहीं दूँ तो क्यों नहीं दूँ? आप एग्ज़ाम टेस्टिंग के लिए दीजिए। 150 रुपये का फॉर्म भरता है मेरे ख्याल से, फीस आजकल आरपीएससी की लगभग फिक्स है। फ्री कर दिया, भाग्यशाली और भी बढ़िया। मैं कहता हूँ 150 रुपये में आपको वो जो एनवायरनमेंट दे रहे हैं ना, वो 10,000 के बराबर है। उस लेवल का क्वेश्चन न तो मैं बना सकता हूँ, न सर बना पाएंगे। आरपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं वो आप हर एक एग्जाम दीजिए। मैंने 8 साल तक लगातार आरएएस प्री का एग्ज़ाम दिया, और उसमें से भाग्यशाली है मेरी सक्सेस रेट जो 100% थी। मेंस में कभी देने नहीं गया, मैं इसीलिए पेपर देता था, मुझे पता चल जाए मुझे कितना आ रहा है। आप पेपर दीजिए, लेकिन उसके परिणाम को यहाँ मत आने दें। आप एग्ज़ाम कांस्टेबल से लेकर सारे दीजिए, लेकिन उसका जो परिणाम है ना उसको यहाँ मत लाएं। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो उस पर फोकस करें, वहाँ पे आप जीके पढ़ के आओगे, ठीक है, पेपर दोगे। वो 3 घंटे का जो वातावरण आपका एग्जामिनेशन हॉल का, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर मिल रहा है तो कोई मौका मत छोड़ें, मेरा ये कहना है। मोटिवेट वाला, मोटिवेट मैंने आपको बताया, आपकी जो भी सीटिंग है आप 1 या 1.5 घंटे से ज़्यादा लंबी सीटिंग एक बार में न बनाएं। उसके बाद में आप 15 से 20 मिनट का ब्रेक लें, किताब बंद करें, आंखें बंद करें, और आप सोचें 5 मिनट कि आपने क्या पढ़ा था, कितनी चीज़ें आपको याद रह रही हैं, वहाँ से आपको पता चलेगा। आप पानी पीजिए, थोड़ा सा वॉकिंग कीजिए, शरीर को रिलैक्स होने दीजिए, दोबारा आएँ पढ़ें, ठीक है। आप टेस्टिंग के लिए आते हो, आपका हर पेपर आपको मोटिवेट करेगा। अगर आप उसका विश्लेषण करोगे, आपके नंबर अच्छे आएंगे तो आपका उत्साह बढ़ेगा। अगर आपने गलतियाँ की है तो आपको एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है लर्निंग में। जब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट काम नहीं करता है तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट काम करता है ना। तो जो गलतियां हैं वो भी हमें बहुत मोटिवेट कर सकते हैं अगर हम उसको सकारात्मक लें। आप पेपर का विश्लेषण करें, कहाँ गलतियां हुई हैं, आप उस कंटेंट को दोबारा उठाओगे जल्दी से, और नेक्स्ट टाइम आपका इंप्रूवमेंट जो है वो बहुत अच्छा से आएगा। आपकी एक बात मैं पूरी कर दूं, मोटिवेशन वाली। पिताजी क्या काम करते हैं? खेती का काम करते हैं। उनसे बड़ा मोटिवेशन नहीं है कोई भी। ठंड के अंदर, सर्दी के अंदर, गर्मी के अंदर, बारिश में, ओलों में वो काम कर रहे, और कैसे पैसे जमा करके यहाँ भेजा है ना। हमेशा उनकी मेहनत को और उनके जो हमसे आशाएं हैं उनको याद रखो, कभी डीमोटिवेट नहीं होंगे। आपकी माता है, आपके पिता है, वो हमसे क्या चाह रहे हैं, वो जितना कर सकते हैं वो यहाँ भेज सकते हैं। हमारे साथ में बैठ के किताब नहीं पढ़ सकते, और वो नहीं पढ़ सकते तभी हमें भेजे। उनसे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। उनकी कार्यशैली भी देखिए, एक फसल खराब हो जाती है फिर भी वो अगली फसल बोते हैं ना। ऐसा तो नहीं है खेती छोड़ दी, 2 फसल बर्बाद हुई, 3 हुई, चलें। यही आपके लिए मोटिवेशन है कि एक अनपढ़ या ग्रामीण परिवेश का आदमी बार बार प्रयास कर रहा है। बॉयज में और कोई, गर्ल्स में ऐसा जिज्ञासात्मक पर्सन हो, यहाँ आ जाइए, मेरे पास आ जाइए आप। बिल्कुल। अच्छा, पहले इनसे क्वेश्चन ले लें। आप आइए यहाँ। क्या नाम है आपका? गिरधर सिंह चौहान। गिरधर सिंह चौहान। सर जी आपका पहले सबसे स्वागत करते हैं यहाँ पर। और दूसरा एक क्वेश्चन है सर कि जो अपन शुरू करते हैं 0 से, तब मतलब या तो जो ज़्यादा नंबर वाले वो पढ़े या इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो पढ़े। और दूसरा क्वेश्चन ये है, जो अपन रिवीजन करते हैं कितने बार करने के बाद मतलब शॉर्ट नोट्स बने। पहला प्रश्न आपका ये 0 बहुत अच्छा है। शुरुआत हर बार 0 से ही करनी चाहिए। 0 से, ठीक है। आप जितनी बार रिवीजन करते हैं आप उतनी बार नोट्स बनाएं। बताता हूँ मैं आपको, आपने पहली बार कोई कंटेंट पढ़ा, आपने उसका एक टॉपिक की बात करूँ मैं, आपने 10 पेज का मटेरियल बनाया, आप रिवीजन पे गए। दूसरी बार जब आप करोगे तो वो आपके पास फिल्ट्रेशन के बाद 5 या 6 पेज का मटेरियल बचेगा। थर्ड टाइम आप रिवीजन करोगे आप 2 या 3 पेज पे आ जाओगे। फोर्थ टाइम करोगे आपका एक
टॉपिक का एक ही पेज बनेगा, और वो एक पेज जो आपका अंतिम पेपर वाले दिन है वो बहुत काम आता है। मैं बताता हूँ, एग्जाम के दिन मैं हमेशा 5-7 पेज जो जेब में डाल के लेके जाता था। वो ऐसा होता था, वो 35-40 क्वेश्चन रिवाइज कर देता था। तो नोट्स का मतलब है आपको वो चीज़ें देखनी है जो आप बार बार भूल रहे हो या बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप गलती कर सकते हो। नोट्स सिर्फ वो बनाएं, ठीक है। ये कुछ नहीं आता, जो शुरू करते हैं जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट उससे शुरू करें या ज़्यादा अहमियत हो किसी को पेपर। सबसे पहले आपकी शुरुआत वो है सकारात्मक होनी चाहिए, तो जहां आपको पढ़ने में इजी लगे वो आप पढ़ें। जैसे हिस्ट्री की बात करें, मैं हमेशा सलाह देता हूं कि आप मध्यकाल से शुरू कर सकते हैं, एंशिएंट शुरू न करें। पहली बार जो स्टूडेंट पहली बार तो आप पढ़ें वर्ल्ड हिस्ट्री। अगर स्कूल या कॉलेज लेक्चर पढ़ रहे हो, सबसे आसान और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग वही होता है। बिल्कुल, उसमें कोई डीपली क्वेश्चन नहीं आता। उसमें आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आप 5 किताबों में देख लो और आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिले। हर किताब में मिल जाएंगे आपको 99% वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन, कभी डीपली क्वेश्चन नहीं आता। उसके बाद में आता है मॉडर्न इंडिया। लेकिन क्या है कि मॉडर्न इंडिया सीधा शुरू करने के बजाय मध्यकाल पढ़ें, बहुत आसान है। मध्यकाल में क्या होता है, जो साम्राज्य चले थे ना, उसमें 5 या 6 शासक रहे हैं मेनली, और 200-300 साल तक शासन किया है। 8वीं से 12वीं सदी का मैंने जो बताया था उसमें 2-2, 3-3 साल का कार्यकाल था। तो वहाँ चीज़ें मिक्सअप ज़्यादा होती हैं। आप अपनी रुचि के हिसाब से पढ़ लें। आप एक बार सिलेबस पढ़ोगे, पुराने जो 2-3 साल के पेपर आए उनका एनालिसिस करोगे, फिर वहाँ से आपको पता लगेगा कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। फिर दूसरी टाइम में आप उसको लें इंपॉर्टेंस को। तो पहली बार आप वहाँ से शुरू करें जहाँ से आपको समझ में आता है, ईजी लगता है, समझ लेते हो आप। अब जो आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा है, मान लो फर्स्ट पेपर खोलना शुरू करे और पहले दिन ही मैथ पकड़ लिया तो हो सकता है दिक्कत आए। वो रीजनिंग से शुरू करें, क्योंकि रीजनिंग कंपैरेटिवली मैथ के थोड़ी सी ईजी रहती है। ठीक है गिरधर जी। मंजू यहाँ आ जाइए आप। एक सेकंड, यहाँ मैं सीकर राजस्थान से हूँ, सीकर से हूँ सर। तो जो सर शेड्यूल देते हैं वो शेड्यूल मैं डेली कंप्लीट करती हूँ। और मतलब कंप्लीट करने के बाद में ऐसा है कि मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, जो मेजर लेते हैं उसमें भी अच्छे आ रहे हैं। पर जब मतलब 2-4 दिन या 5-7 दिन निकलने के बाद में दोबारा जब ऐसे देखते हैं कि भाई एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं, तो उस टाइम वही टाइम लग रहा है, या फिर ऐसे लग रहा है कि जैसे मतलब भूलते जा रहे हैं, वो कंटिन्यू हो नहीं पा रहे हैं। एक आर्य की नोट्स कैसे बनाए, वो तो खुद ही आर्य तो खुद नोट्स है, तो उसके ऐसे मतलब देखे तो मेरे ख्याल से नहीं बन सकते। उसके अंदर आपने फिल्टर करके अपनी समरी बनानी है। अब उससे नोट्स नहीं बन सकेंगे। हाँ, वो तो खुद नोट्स है। भी आप आर्य कंपटीशन की ये किताब उठा लें और मेरे को बता दें भी सर इस लाइन को छोड़ दें क्या। बिल्कुल यही है कि उसमें क्या छोड़े और क्या पढ़े। नहीं, उसमें कुछ नहीं छोड़ सकते। उसमें तो अपने पास चॉइस ये रखनी है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बार बार भूल रहे हैं, उनको फिल्टर कर सकते हो आप। उसकी जो टेबल्स हैं, जो सारणियाँ उसमें दी हुई हैं, वो इंपॉर्टेंट हैं। एक 100 क्वेश्चन के पेपर में से कम 15 से 20 क्वेश्चन उसकी टेबल्स में से आते हैं। बिल्कुल आप उनको एनालिसिस करें। और एक चीज़ मान के चलिए, जब हम पढ़ते हैं, जब हमारा पेपर आने वाला होता है ना, तो 99% स्टूडेंट्स के साथ ये लगता है कि हमें कुछ नहीं आता है। आपके दिमाग में ये बात जरूर रहेगी। अभी है सर, मतलब मेजर पेपर में हो रहा है, अच्छे से कर भी रही हूँ, पर ऐसे लग रहा है जैसे अगर नहीं याद है तो फिर मेजर में अच्छा कैसे आ सकता है? डेली वाले में तो आ सकता है, चलो आप आज पढ़ के आपने दे दिया, है ना। बिल्कुल ये ह्यूमन टेंडेंसी है। हम अगर पूर्णतः मानने लगेंगे तो फिर तो वो, मैं तो कहता हूँ 16 कला संपन्न भगवान कृष्ण ही थे जो कहते थे मम ब्रह्मा, मैं भगवान हूँ, और किसी अवतार ने भी कभी नहीं कहा, है ना। ये चीज़ें आपके साथ चलेंगी, इनसे नहीं। आपकी परफॉर्मेंस जो है वो टेस्ट से हो रही है, मैं यही तो कह रहा हूँ। इधर उधर की चीज़ें न सोचें, आप अपना काम करें। आपकी जो परफॉर्मेंस है, हाँ, अगर आपको लग रहा है मेरे पीछे बहुत बढ़िया मार्क्स आ रहे थे, अब 1 या 2 टेस्ट लगातार कम आ रहे हैं, तो आप अपने मेंटर के पास जाएं, दोनों टेस्ट लेके जाएं कि सर मेरी ये समस्या है, पहले मेरा बहुत बढ़िया चल रहा था, अब मेरा ये। हो सकता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जो उस टेस्ट के दौरान आ रहे हैं, यूनिट्स ऐसी हैं जहाँ पे आपकी कमांड बहुत कम है या आपका इंटरेस्ट नहीं है। 1 से 6-7 घंटे पढ़ने के बाद मतलब 6-7 घंटे तक बहुत अच्छा चलता है कि आउटपुट अच्छा आ रहे हैं, पर 6-7 घंटे बाद में ऐसे होता है कि जैसे सिर एकदम से सुनना हो गया कि अब एकदम छोड़ देते हैं थोड़े टाइम के लिए ऐसे। तो उस टाइम क्या करें? आप अपना जो भी स्टडी का टाइम आप एक दिन में कितना दे सकते हो? सर मैं मैक्सिमम पूरा मतलब जैसे 10-12 घंटे दे ही रही हूँ कंटिन्यू। आप 60-40 का रेशो रखें, ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, कम थ्योरीज पढ़ें, तो आपका सिर दर्द भी नहीं हो। क्योंकि क्वेश्चन जब करोगे ना, आपको
इंटरेस्ट आएगा, आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपको खुशी मिलती जाएगी। आपके क्वेश्चन गलत होंगे तो थोड़ा तनाव बढ़ेगा, आप वापस पीछे जाओगे, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ोगे। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, लगातार आपने दिन में 12 घंटे 8 घंटे रीडिंग नहीं करनी है। मंजू जी ने जैसे बात की ना कि पढ़ते पढ़ते फिर ये लगता है कुछ भी याद नहीं, और ये चीज़ स्वाभाविक है, ये लगेगा तभी तो अपने पढ़ेंगे, वरना पढ़ेंगे भी नहीं। जब ऐसा लग जाएगा ना सब कुछ याद है, और ये कभी हो ही नहीं सकता कि हमें ये लगे कि मुझे सब कुछ याद है, और मुझे याद है या नहीं है। इसी के लिए तो टेस्ट पेपर है, वो हमें सिखाते हैं। अगर नंबर अच्छे आ रहे हैं, रैंकिंग ठीक आ रही है, तो उसमें कोई डरने वाली बात भी नहीं। और कोई विद्यार्थी अगर कुछ कहना चाहे तो। यहाँ आ जाइए ओम जी, आ जाओ आगे। वॉइस नहीं आएगी वहाँ से, आवाज़ नहीं आएगी आपकी माइक में, मेरे पास नहीं आएगी ना। ये ली बस। सर मैं पढ़ता हूँ, स्पीडली पढ़ लेता हूँ, याद भी हो जाता है। एक बार 100 पेज 120 पेज के आसपास वन डे स्कोरिंग कर देता हूँ, लेकिन फिर वो 5-10 दिनों के बाद यही समस्या रहती है कि आज पढ़ा या ना पढ़ा, आगे पीछे। अब आप 120 पेज की बात कर रहे हो, मैं आपको बता दूं, शायद आर्य के नए एडिशन का तो मेरे को पता नहीं है। 4 साल पहले जो एडिशन था ना, उसमें 150 के आसपास के 3 पार्ट बनाए हुए हैं, पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो रही है 450 में। इसका मतलब आप 3 दिन में हिस्ट्री पढ़ देते हो। अभी 600 पेज की 616 चलो मैटर तो उतना ही है। देखो अब थोड़ा सा उसका टेक्स्ट की जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ा दी है, उसका जो है ना, मैटर तो लगभग उतना ही है। मेरे ख्याल से 5% भी इंक्रीज हुआ होगा। तो ये तो बहुत खतरनाक स्थिति बता रहे हो आप मेरे को। तो सर मैं पेज मत काउंट करें आप, मैंने बताया आप एक टॉपिक लें। 2 तरह की चीज़ें होती हैं। आर्य कंप्लीट नोट्स हैं, अगर आपको लग रहा है आप भूल रहे हो तो आप उसके साथ एक रेफरेंस बुक पढ़ें, समय दें एक टॉपिक को। जैसे मैंने आर्य पढ़ी पहली बार यहाँ के, अभी मैं बाकी पहले अभ्यास नहीं किया मैंने कहीं भी। लगभग 2 या 3 भर्ती, कम से कम 5 या 6 भर्ती मान लीजिए, 2 फर्स्ट ग्रेड की दे चुका हूँ। 15 में 2 गुणा में हुआ था, फिर 18 और 20 वाली में 2 गुणा हुआ, लेकिन इस बार 2 गुणा में नहीं हुआ। हाँ, लेक्चर में। क्या सब्जेक्ट में स्कोर रहा आपका? हिस्ट्री सब्जेक्ट में स्कोर कम है। फर्स्ट पेपर में 100 के आसपास चला जाता हूँ। अब की बार थोड़ा कोई समझ होने के कारण थोड़ा नीचे 241 नंबर वैसे भी अब की बार भी आए। फर्स्ट में 86 स्कोर था, लेकिन सब्जेक्ट में स्कोरिंग कर तो देता हूँ, जहाँ से आगे चला जाता हूँ, लेकिन फिर माइनस मार्किंग के वजह वापस पीछे आ जाता हूँ। सर मैं तो यही कह रहा था ना अभी आपसे कि अगर आप 110, 100, 120 पेज का बता रहे हो, मुझे वहीं थोड़ा सा ये लगा कि आप बहुत जैसे सतही सतर पे पढ़ रहे हो। जैसे इस बार मैंने 143 अटेंड किए। चलिए सर मैं आपसे एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, फिर मुझे पता लग जाएगा। जो अपने प्राचीन जो सभ्यताओं के अवशेष हैं, नॉर्मली ताम्र या जो पाषाण काल के हैं, वो अवशेष अपने को ज़्यादातर मध्य और दक्षिण भारत से मिले, उत्तरी भारत से क्यों नहीं मिले? क्या स्थिति है उसकी? ये मध्य भारत से, जैसे अब दक्षिण की तरफ जाएंगे तो ज़्यादातर ताम्र पाषाण संस्कृति का स्थल ही, जैसे जोरवे संस्कृति है, कायता संस्कृति है, वहीं से ही मिला है। उत्तरी भारत में ताम्र पाषाण यानी तांबे के अवशेष नहीं मिलने के कारण या तांबे की खोज भी नहीं हुई। राजस्थान था, राजस्थान में जैसे मान लीजिए। क्यों नहीं मिले? कारण मैं रीजन पूछ रहा हूँ। नहीं मिले वो तो अपने को पता चल गया, नहीं मिले, कारण क्या थे? क्यों नहीं हुई वो संरचनाएं विकसित, वहाँ क्यों नहीं मिली? ये वो हो सकता है वो विकसित एरिया हो, वहाँ खोज भी ज़्यादा हो सकता है, नहीं है, हमें रीजन पता होगा तभी तो हम क्वेश्चन के जवाब देंगे ना। मेरे को पता नहीं सर। हाँ, आप यही है, आप सतही सत्र पे पढ़ रहे हैं। जो अपना उत्तरी भारत है वहाँ नॉर्मली जो है नवीन भूमि का, अपने कैसे नवीन हिमालय पर्वत है। वहाँ जो दक्षिण भारत में वो ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें हैं, तो वहाँ पे जो साक्ष्य है वो ठोस है, परमानेंट है। दक्षिणी भारत की नदियाँ कभी अपना रास्ता नहीं बदलती हैं, है ना। वहाँ एकासन पत्थर के आपको मंदिर मिलेंगे, स्ट्रक्चर्स मिलेंगी, नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलेंगे आपको। कारण है इसका, जियोग्राफिकल रीजन है इसका। आप चीज़ों को कोरिलेट करें। आप हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, हिस्ट्री के अंदर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप जियोग्राफी पढ़ेंगे, तब आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आप साइंस पढ़ेंगे जियोग्राफी हिस्ट्री के साथ, तो आप पढ़ेंगे। आप डीपली जाएं उस पर। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, आर्य पढ़ लेता हूँ, ठीक, मेरे को ये लगता है कि अच्छी बुक होती है, लेकिन ये मेरा मन नहीं करता कि ये किताब से क्या सिलेक्शन हो पाएगा उसके साथ। मैंने आज तक आर्य से बाहर कुछ पढ़ा ही नहीं है।
अभी सर बात कर रहे थे केसी की किताब मेरे पास पड़ी है, मैंने अभी तक उसके 15 पेज पढ़े हैं आज तक। जैसे मैं आर्य और राज पेनोरमा में कंपेरिजन करता हूँ तो वही ठीक है, राज पेनोरमा में एक कहानी रूप में लिखा हुआ है, आर्य में एक फैक्ट रूप में लिखा हुआ है। कहानी पढ़नी है तो रेफरेंस बुक की पढ़ें, केसी त्यागी पढ़ें, पप्पू प्रजापत पढ़ें, और भी बहुत सारे एडिशन आपको सर बता देंगे। बाजार में जो भी रेफरेंस बुक के नाम पे मिल रही है ना वो बढ़िया है, ठीक है। आर्य से बाहर गाइड में आज कोई आपको किताब नहीं मिलेगी, लेकिन आर्य में क्या दिया है, फैक्ट दे दिया, तथ्य दे दिया, आपने उसके पीछे का बैकग्राउंड अगर समझना है या तो आप अपने दिमाग से उसका विश्लेषण करें या फिर कोई बढ़िया रेफरेंस बुक लेके उसको पढ़ें। अगर मान लो स्थापत्य कला का प्रश्न है तो आप रोमिला थापर को पढ़ लीजिए, और 2-3 राइटर्स की बुक्स आपको मिल जाएंगी। अब जैसे मध्यकाल की अर्थव्यवस्था पढ़नी है, आपने कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप इरफान वबी पे जाना पड़ेगा आपको। जैसे कि कोई भी पेपर मैंने दिया तो जैसे 150 का मान लो कुल है तो उसमें 100 के आसपास हमेशा सही होते हैं, ये नहीं होता। अब मैं कहाँ जाके रोकूँ कि वो माइनस मार्किंग कम कर पाऊँ। मैंने बता दिया, आपको पता होना चाहिए मेरे को कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं जो अपने पहुंच से बाहर के हैं। 2 ऑप्शन से ज़्यादा अगर आपको गलत कर लेते हो तो आप क्वेश्चन कीजिए। मेरा ये दावा है, चाहे आप कितनी बढ़िया तैयारी कर लें, आप 55 to 60 मैक्सिमम एक रेंज होती है हर एक इंसान की, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो ये कहते डायरेक्टली मेरे को आते हैं 60% से ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं आ सकते। सर हो सकता है क्या सर? संभव नहीं है। ओम जी, मैं एक चीज़ आपकी जो प्रश्नावली है उसको शायद मैं उत्तर दे पाऊँ। आगे आ जाइए मेरे और, इधर पास में। आपके कितनी मतलब एक अटेम्प्ट देखे हैं, 2 देखे, कितने अटेम्प्ट देखे? मैंने लगभग 6 अटेम्प्ट देख लिए। नहीं, स्कूल लेक्चर, बाकी लेक्चर की तीसरी भर्ती थी। 2 बार, जैसे 15 में 2 गुना में हुआ और 18 यानी 20 वाली में 2 गुना में हुआ। चलो ठीक है, इस बार 22 वाली में तैयारी है इसलिए पास पहुंच रहे हैं। पहले तो पॉजिटिव की ओर देखें, तैयारी है तो पास पहुंच रहे हैं। थोड़ी सी खामी है, इससे पहले जितने व्यवस्थित इस बार टेस्ट दिए थे क्या कभी? नहीं, टेस्ट कभी बस तो मैं बता दूं कमी यही है और कहीं कमी नहीं है। पिछली बार राधा जिसने 5 बार नेट कर रखी है, 2 बार जीआरएफ है, नागौर की वो थी, सिलेक्शन नहीं हो रहा, 2-2 3-3 भर्तियां ऐसे बोलते हैं। देखी सेम ओम जी वाले पर्सन ने, मैंने एक कहा टेस्ट दिए थे क्या? टेस्ट तो दिए नहीं, खुद ही पढ़ी रही थी, पढ़ी तो नहीं होगा। तब ये दिक्कतें आएगी। और इस बार ये इंटरव्यू जब जिस दिन रिजल्ट आए ना तब आप देख लेना, और अच्छी रैंक टॉप 25 में अगर आपका नाम नहीं होना तो यहीं आ जाना और मुझे आपको और ना इसी। अब आप बता दो, बड़े पेपर जितने भी दे रहे हो उनमें रैंक नहीं आ रही क्या आपकी? आ रही है ना, छोटे में आ रही है, बड़े में आ रही है। हर बार यहाँ नाम लिखा जा रहा है, पहले दूसरे पे अभी लिखा जा रहा है। लिखा इसी से, इन टेस्ट से ही गलतियां दूर होगी। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, आप सतह पे चल रहे हो, ग्राउंड में अंदर जाएं आप। सर ने भी चर्चा सबसे ज्यादा जो की है, सर ने आते ही एक बात बोली, सर को पता ही नहीं है कि टेस्ट यहाँ डेली होते हैं, 1 हफ्ते से होते हैं, 1 महीने से, तो पता ही नहीं। आते ही एक ही बात कही है कि प्रतिदिन 50 प्रश्नों का हल आपने करना है, 50 का। सर ने एक ही बात की, पढ़ रहे हैं, पर कमियां कहाँ है हमारी, गलतियां कहाँ कर रहे हैं, उनको कैसे सुधारें, एनालिसिस कैसे करें, वो कैसे होगा? वो टेस्ट से होगा। सूरतगढ़ से इतने ज़्यादा सिलेक्शन कैसे निकलते हैं? इस बार ऐसा क्या हुआ स्वाध्याय से फर्स्ट रैंक निकले? इस बार ऐसा क्या हुआ कि 75 लोग लग गए? ऐसा क्या हुआ कि हर बार की नेट में 50 लोग लग रहे? क्यों लग रहे? पढ़ तो पहले ही रहे थे, पर व्यवस्थित हर दिन क्या पढ़ना है, कंटेंट फिक्स है, हर दिन इतना सा पढ़ना है, पढ़ के उसका मूल्यांकन करना है। डेली मूल्यांकन करने के बाद में साप्ताहिक या 15 दिन बाद में उसका मूल्यांकन करना है कि आज तो मुझे याद है ये टॉपिक, मुझे 15वें दिन याद है या नहीं। ये सारी चीज़ें जो है, तो बिल्कुल आप निश्चित रहें इस चीज़ के लिए। सर एक मिनट, एक बात और बताता हूँ मैं आपको भी। मुझे ना हिंदी नहीं आती, और किसी भी कंपटीशन में मैंने कभी हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किया, और कर दिया गलती से तो वो गलती हुआ, ऐसा ही नहीं हुआ। एचएम का अपना एग्जाम था, 20 क्वेश्चन थे, मैंने 2 क्वेश्चन किए, 1 गलत और 1 सही हुआ, 18 छोड़े थे, और फिर भी मेरी रैंक बहुत अच्छी थी, 108वीं रैंक थी। सर मैंने ऑल राजस्थान मतलब जितनी तैयारी की जानी उतनी पढ़ी नहीं, रेट दोनों बार में। मैं ये कह रहा हूँ, छोड़ने की बात बता रहा था मैंने आपको, नेगेटिव से बचने, यही तो बात है ना भाई, आपने छोड़ना क्या है? दोनों बार में 30 में से 30 है, हिंदी में सही है, तो रेट में दोनों बार भाग्यशाली हो। मैं स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर दोनों टॉप कर देता अगर मेरे 30 में से 30 आ जाते। अपनी कमजोरियों को मान ले, स्वीकार कर ले, मैंने किया। मैं बता रहा हूँ हम कहाँ छोड़ सकते हैं। और सर डीपली पढ़ें, थोड़ा कंटेंट को समझें। याद आप अगर हिस्ट्री का इतना ब्रॉड सब्जेक्ट है, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है,
कोई लिमिटेशंस नहीं है। और बाज़ार में आपको जितनी हिस्ट्री की किताबें मिलेंगी ना, उतनी किसी और सब्जेक्ट की नहीं मिल पाएंगी। यहाँ सूरतगढ़ में आप चले जाना एक बुक सेलर के पास, उसको बता देना कि हिस्ट्री की किताबें एक साइड में रख दें और बाकी रख दें, 40% अकेले हिस्ट्री कवर कर लेगी, इतनी किताबें मिलेंगी आपको बाज़ार में। तो कहीं कन्फ्यूज़ ना होएं, एक प्रॉपर आर्य पढ़ें, उसके साथ आप कोई भी एक रेफरेंस बुक पढ़ सकते हैं अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो। मैंने तो कभी नहीं पढ़ी, आप पढ़ सकते हो। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाएं, स्टैंडर्ड जाएं। इतनी पीएससी है देश में, सबके एग्जाम होते हैं, आप जाएं उनकी साइट पे, पेपर डाउनलोड करें, प्रश्न करें वहाँ से। आप अरिहंत सिंह के क्वेश्चन सॉल्व करें, आप यूथ पब्लिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करें, या आप घटना चक्र के क्वेश्चन सॉल्व करें प्रतिदिन। और बाकी आपकी चल रही है ये कोचिंग, यहाँ पे आपके प्रतिदिन के क्वेश्चन हो रहे हैं, वो आप कीजिए। ज़्यादा बुक्स इकट्ठी करना आपके लिए नुकसानदायक होता है। एक बुक आप 4 या 5 बार पढ़ते हो ना, तो आपके टीवी की तरफ फिल्म से चलने लग जाती है कि हाँ इस पेज पे ना यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई थी। वो चीज़ आपके लिए बहुत फायदेमंद। अब 5 अलग अलग किताबें पढ़ोगे तो आपको हर बार लगेगा आप नया पढ़ रहे हो। और आर्य तक का तो कोई विकल्प है ही नहीं सर हिस्ट्री में, अभी तक हाल फिलहाल तो। मेरे ख्याल से बड़े बड़े प्रश्न जो है, जो आपके मन में जिज्ञासाएं थी, सर ने हर चीज़ को अगर गौर से सुने, फिर भी मान लो कोई चीज़ आप किस स्किप होगी है तो ये वीडियो अपलोड भी होगा और आप उसमें से बारीकी से देखें। हर आपके सवाल का पेपर स्टार्ट कैसे करना है, तैयारी कहाँ से स्टार्ट करनी है, तैयारी कैसे करनी है, हर चीज़ का जवाब है। सर एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम था मेरा, और मेरे पास जो सीरियल आया था ना पेपर का, वो आ गया फिजिक्स का क्वेश्चन 1 नंबर से शुरू था। 2003 की बीएससी थी, 2011 में एग्ज़ाम में बैठा था मैं, और मान के चलिए इतने साल बाद फिजिक्स पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। पहले 13 क्वेश्चन में से मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था। आप सोच सकते हैं क्या स्थिति रही होगी। मेरा भी थोड़ा सा हुआ है यार, ये हो क्या रहा है। और फिजिक्स मेरा बीएससी के दौरान सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, फिजिकल केमिस्ट्री और 11th-12th में फिजिक्स। मैक्सिमम मार्क्स भी इसी सब्जेक्ट में थे। अपने दिमाग को शांत रखें। मैंने पानी की बोतल थी, ठंडा पानी पिया 1 गिलास, मैंने फिजिक्स को बंद किया, केमिस्ट्री से शुरू किया। बाद में मान के चलिए वहाँ से मैंने अगले 17 क्वेश्चन किए, सारे के सारे फिजिक्स में मेरे सही हुए। और जो लोग 10-10 साल से फिजिक्स पढ़ा रहे थे, किसी ने 12 से 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट भी नहीं किए थे। पेपर बहुत टफ था। किसी भी परिस्थिति से घबराएं नहीं, क्योंकि उस समय आपका जो आपके पास है ना, काम वही आना है, तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करें, मानसिक संतुलन बना के रखें। आपको जिस टॉपिक पे ज़्यादा आपकी कमांड है, आप वहाँ से शुरू कर लें। वैसे 1st ग्रेड के फर्स्ट पेपर में ये दिक्कत आती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये सलाह देता हूँ, नॉर्मली जो स्कूल मैनेजमेंट है वो सबसे इजी पड़ता है, वहाँ जाइए आप, राजस्थान जी की कीजिए। इंग्लिश नहीं आती, लास्ट में देख लेंगे। तो ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं हमारे सामने एग्जाम में। 15-16 क्वेश्चन अगर आपको सीरियल में नहीं आएंगे शुरू के, तो आप तो मान लीजिए फिर आपको तो लगेगा पेपर में कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा नहीं होता। आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करें। हर 2nd ग्रेड का सिलेबस अलग है, 1st ग्रेड का सिलेबस अलग है। सिलेबस के विश्लेषण की बात करें, मेरे ख्याल से फर्स्ट पेपर का सिलेबस जो है वो सबसे आसान और सबसे स्कोरिंग है ना, वो 2nd ग्रेड का है। आप 2nd ग्रेड के फर्स्ट पेपर में 160 से 170 तक आराम से स्कोर कर सकते हो अगर आप पूरी प्लानिंग से चलो तो। और वहाँ इतना स्कोर होने के बाद आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, मेरे 200 में से 181 नंबर थे फर्स्ट पेपर में। साइंस पढ़ी नहीं मैंने, जरूरत ही नहीं थी। मेरे को पता था मेरिट 300 से 315 के बीच में जाएगी। फर्स्ट पेपर स्ट्रॉन्ग है। साइंस में सिलेक्टिव, अब मैं साइंस में 50% सिलेबस किया, मैंने सिलेक्टिव किया। हमें सिलेक्शन पे ध्यान देना है। एक बार विद्वता को छोड़कर पेपर फोकस करें, उस 300 मार्क्स के लिए प्रयास करें जो आपने लेने हैं। बाद में आप जितनी मर्जी पढ़िए, अलग अलग किताबें लाइए, लाइब्रेरी बनाइए घर पे, बढ़िया। अभी आप जो भी आपको यहाँ से गाइड किया जा रहा है, 1 या 2 बुक लीजिए, एक गाइड और एक बुक। इससे ज़्यादा आप कुछ मत पढ़ें अपने एक सब्जेक्ट के रिलेटेड। और कोई जहाँ भी मोरल डाउन लगे सर से बात कर लिया करें। तो बड़ी बड़ी प्रश्नावली जो है, जो हमारे मन में जिज्ञासात्मक चीज़ें थी, सर ने बताई। और बाकी मैंने शॉर्ट रूप से जो है वो पन्ने पे नोट भी किया है, तो एक बार मैं उनको रिमाइंड भी करवा दूंगा आप सभी को।
तो सर का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार व अभिनंदन। तो जब सर बता रहे थे उस दौरान मैंने बहुत सी चीज़ें पिन पॉइंट की, और मैं एक बार आपके सामने रखना चाहूँगा कि एक चीज़ को तो आप ही मान लें कि वर्तमान आदमी है ना, आगे वही बढ़ता है तो समय के अनुसार चलना सीख लिया। टाइम क्या है, अब इतिहास का क्या मतलब, इतिहास को आप पढ़ेंगे तो हर बार हर समय परिस्थितियाँ बदल रही है। एक ज़माना मध्यकाल का ये था कि जब बेटा जन्मता था ना तो उसका पिता और माँ ये कहते थे कि मेरा बेटा वीरगति प्राप्त करे, मैं ये चाहता हूँ। आज कहता है क्या कोई, कहता है क्या? इतिहास के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने 8 से लेकर 12वीं सदी तक का इतिहास पढ़ा है, या मुगल काल में भी ये राजस्थान की परंपरा ये थी कि किसी भी घर में जन्मने वाला बच्चा जो है, माता पिता ये कहते थे, सोचते थे कि आपका बेटा क्या बने, वो कि युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त करे। हटे अमीर की भी बात सुनते तो ये हट था कि मुझे तो बस वो, जैसे आज के बच्चे कहते हैं ना, मुझे IAS बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, नीट फाइट करना है, और वो ये कहते थे वीरगति प्राप्त करनी है। तो समय के अनुसार चलना बहुत जरूरी। अब समय किस चीज़ का है? सरकारी नौकरी लगने। देखो एक ज़माना ये भी था, क्योंकि आयु में मैं आपसे बड़ा हूँ, सर आपसे बड़े हैं, तो हमने थोड़ा सा दौर आपसे लंबे वाला दौर देखे। कोई ज़माने में रिश्ते जब होते थे ना तो ये देखा जाता था वंश क्या है, कुल क्या है, दादी कहाँ की है, ये भी देखते ना दादी कहाँ की है ना, कि पावड़ा जो देख रहे हैं उनकी दादी साहब वो कहाँ की है, माता जी कहाँ की है। अब क्या देखते हैं, क्या देखते हैं? अब नौकरी, पावड़ा चाहे कैसे भी हो, चाहे पावड़ा लंबे हो, पावड़ा छोटे हो, पतले हो, मोटे हो, काले हो, गोरे हो, कोई फर्क नहीं है, पर पावड़ा सरकारी दामाद हो तभी वो दामाद बन सकते हैं और उसका हक रखते हैं। कोई माता पिता ये नहीं चाहता कि मैं मेरी बेटी ऐसे घर में दूं जो लड़का जो बेरोजगार हो। कई बार ये कहते नहीं जी लड़के ने नौकरी की आवश्यकता ही नहीं है, हमारी तो ज़मीन है। वो कि नहीं, ज़मीन तो चाहे ना हो कोई बात नहीं, पर नौकरी होनी चाहिए। अब कोई आदमी मान लो, कोई आदमी जिसकी ज़मीन सूरतगढ़ में मान लो कि सीलवानी क्षेत्र में किसी की ज़मीन हो, या सूरतगढ़ क्षेत्र में नाली बेल्ट में ज़मीन हो, तो 1 किले के रेट मेरे ख्याल से 45-60 लाख रुपए बिके की, पर बिके के 60 लाख रुपए बिके के, और ठेका 1 किले का मेरे ख्याल से इस साल ठेका चढ़ा है 49,000-48,000 रुपये ठेका, किले का ठेका है। किसी के 10 किले है तो उसको ज़रूरत ही नहीं है नौकरी की, फिर भी मानसिकता हमारी क्या बन गई है, नौकरी चाहिए। अब नौकरी लगना कैसे है, वो सर ने सारी बातें आपको बताई है, एक एक चीज़ें, कि टेस्ट का बहुत महत्व है। सर को ये पता ही नहीं था कि रोजाना टेस्ट होते हैं, एक साप्ताहिक होते हैं, एक महीने से, फिर भी कहा कि डेली 50% हमने करने, और वो करने इसलिए कि उनको सीखना है कि मैं गलतियाँ कहाँ कर रहा हूँ, ये नियमित रखे। वो नोट्स बनाने की पद्धति जैसे सर ने बताया ना, पहले बाल हट की तरह होता है, बाल स्वभाव की, ये जैसे बचपन में ये था ना, बाल्यावस्था जब मनोविज्ञान में पढ़ते हैं, ये मेरे काम की चीज़ है, टूटा हुआ पत्थर मिल गया तो ये कहते हैं ये मेरे काम की चीज़ है, टूटा हुआ पेन मिल गया तो ये भी मेरे काम की चीज़ है, उसका कैप मिल गया, खाली रिफिल मिल गई तो ये भी, हर चीज़ मेरे काम की चीज़ है। तो आप विषय पढ़ रहे हैं तो हर आपको लाइन लगेगी कि ये मेरे काम की चीज़ है। पर जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है तो चीज़ें हम क्या करते रहेंगे, साइड में करते रहेंगे। तो पहले बनाओ, जैसे बन रहे हैं, मन कर रहा है नोट्स बनाने का तो रोको मत, मन में वो गुब्बार निकालो, बना लो, पर अगली बार जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद हंसेंगे कि ये मैंने क्या बना लिया। मैंने बताया ना, मैंने करण जी के लिए, सीताराम जी के बैच की बात है, जब ये हिस्ट्री बैच में थे तो मैंने कहा अभी सारे करण जी के लिख के लाया करेंगे। तो एक लड़की थी ऐसे ही कोई लाइन में बैठी, मैं रजिस्टर चेक कर रहा था, भाई साहब तब की बात है, तो उसने ऐसे बना के लेके आई कि धुआंधार चुनाव प्रचार प्रारंभ है। तो अब उससे भी ये भी लगा होगा कि ये धुआंधार भी इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो बनाओगे ना धुआंधार ही बनाओगे, कि बादल बड़े कड़कड़ा के, फिर बारिश हुई बड़ी तेज, और है ना बाइक भी बारिश में बह गई, तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है। पर कोई बात नहीं कि एक बार शुरुआती दौर है तो वो कि धुआंधार चुनाव प्रचार आरंभ होगा, पर बाद में पिन पॉइंट बात ये स्टार्ट होगी कि 16वीं विधानसभा या 18वीं लोकसभा के बारे में है ना, फिर लिखना अपने स्टार्ट करेंगे कि हाँ जी ये चीज़ें हमारे काम की। तो पहले नोट्स बनाएं, बाद में अपने आप स्माइल लेंगे चेहरे पे कि ये क्यों लिख दिया मैंने, ये लिखने की जरूरत थोड़ी नहीं थी, है ना। तो ये सारी बातें, और अब अगली कड़ी में एक नए जो है हमारे मेहमान हैं उनसे हम जान पाएंगे। तो सुरेंद्र को कहेंगे